हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिलते हैं। क्लास 10th का जो झारखंड बोर्ड का है उसका सेट पेपर 2 आ गया है। तो हम सेट पेपर 2 का जो मैथ का आपका क्वेश्चन है और वो भी एमसीक्यू जो 40 क्वेश्चन आ रहा है उसको हम जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग कैसे जो है सो बनाया जाता है। ठीक है, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप जो है सो मतलब उसको ऐसे ही नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे करेंगे राम भरोसे तब तो टिक लगाएंगे तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन आप उसको कैसे इमीडिएटली जो है सो बनाकर समझकर तब टिक लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है और 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखोगे, लिखता है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जानते हैं आप कैसे किया जाता है, कि गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने रफ करने के लिए लिख लिया है, आपको दिख रहा होगा। तो हम 156 को रफ करेंगे। ठीक है, तो पहले हमको 2 से हम इसको तोड़ेंगे। तो 2 7 जा 14 और 1 आएगा तो 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा इवन नंबर है जिसको सम संख्या कहते हैं। 2 3 जा 6 होगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 से देंगे, देखते हैं कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ गया 13। तो आप इसमें देख रहे हो कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ये हो गया। आप मिलाओ, क्या ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? यस। तो आप ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखो, इसके बाद तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये सबको पता है कि a इज इक्वल टू जो है bq प्लस r। इसमें हम लोग जो सीखते हैं कि डिवीजन को कैसे हम लोग चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को। ठीक है, तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे तो कितना बार? 3 बार। 2 3 जा 6, 1 मेरा बचेगा। तो तुम जानते हो कि इसको जो जिससे भाग दे रहे हो, है ना, ये जो आपका है ना, इसको कहते हैं भागफल। भागफल, ये भागफल हो गया, जिसको क्वोशिएंट भी कहते हैं। ये हो गया शेषफल। ये क्या हो गया? शेषफल। ठीक है, और ये जो है ये होता है जैसे भाजक। ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। ये भाज्य हो गया। तो आप देखोगे जो फॉर्मूला है ना, क्या होता है कि भाजक, यहाँ पे तो लिखते हैं कि भाज्य ना, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल। ठीक है, इसको एक बार समझ लेना है। और प्लस प्लस क्या करेंगे? शेषफल, प्लस शेषफल। तो ऐसे ही हो गया। यानी इसको हम लिखते हैं ए और इसको लिखते हैं बी और इसको लिखते हैं क्यू और ये प्लस आर। आर यहाँ पे क्या है? हमारा रिमाइंडर। आर क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, और ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो क्या अगर हम डिवाइड करें, मान लो सपोज 2 है और मेरा 6 है, तो 2 3 जा 6, यानी रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी अगर मेरा जो ए होगा, ए का जो वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? जो ऑप्शन दिया है वो आर, आर को इंडिकेट किया है। आर, ठीक है, आर को इंडिकेट किया और इधर बी लिखा है। तो हम देखते हैं कि आर जो है सो मतलब रेडियस, यानी आर 0 भी हो सकता है। यानी ऑप्शन ए में लिखा है कि आर का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 भी हो सकता है। अब 0 हो सकता है इसमें, यानी ये ऑप्शन गलत ऐसे ही हो गया। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 0 से बड़ा बोला, 0 भी हो सकता है, तो ऐसे ही कट गया। अब आपका बचा है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब देखते हैं, 0 के बराबर हो सकता है, यस हो सकता है। 0 के बराबर हो सकता है, यस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बी पे आ जाओ। अब बी क्या है भाई? तो बी जो है सो आपका भाजक है, यानी जो भाग दे रहा है। तो जो भाग दे रहा है, क्या वो रिमाइंडर से जो है सो बड़ा होगा? यहाँ पे लिखता है कि रिमाइंडर के बराबर हो सकता है। तो रिमाइंडर के बराबर कैसे हो सकता है? रिमाइंडर के बराबर रहेगा तब तो 0 आ जाएगा, हम तो डिवाइड कर ही देंगे, है ना। ये बराबर नहीं हो सकता है। जब भी अगर आपका आर का वैल्यू बचेगा तो या तो 0 बचेगा या फिर वो जो है भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। यानी यहाँ बी जो है वो बड़ा है आर से। समझ में आ रहा है? ये शेषफल से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना कि जो भाजक ये बी है, तो बी हमेशा यहाँ पे क्या है? भाजक कौन है? जो भाग दे रहा है 2। तो बताइए कि आर से 2 क्या है? बड़ा है। तो आपका एग्जैक्ट दिखता है कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो गया? मतलब आर जो है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और जो बी है यानी जो भाजक है उससे छोटा ही रहेगा। इट मीन ये ऑप्शन आपका बी पे जाता है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसका भी हम लोग देख लेंगे। अब कहता है कि ये तो इजी है ना, इसको ऐसे ही बताते हैं। 7√5 कैसी संख्या है? देखो, तो √5 आ गया। आप पढ़े हैं कि √5 जैसे परिमेय अपरिमेय ना, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो √5 है, यानी ये क्या है? तो अपरिमेय। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको ऐसे ही आप टिक लगा सकते हैं। देखो, कुछ कुछ जो है ना, उसमें आपका टाइम जो है सो बचेगा। ठीक है, और कुछ कुछ में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब दोनों मैनेज करके चलना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। ये देखो, इसमें प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड जो भाज्य है, मतलब जैसे मान लीजिए 20 है, एक संख्या है, कहता है प्रत्येक, प्रत्येक माने कोई भी हो गया, प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड, यानी जो भी हम कोई भी संख्या लेंगे जो भाग लग जाए उसका जो गुणनखंड होगा, गुणा करेंगे उसको खंड में जो तोड़ेंगे हम, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। ये क्या होगा? ये जो होगा, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा अनेक तो नहीं, है ना, ये हो जाएगा अद्वितीय। क्या हो जाएगा? अद्वितीय होगा। ठीक है, अद्वितीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, y इज इक्वल टू px। तो इसमें तो आप देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत हर बार आता है और आएगा ही ना। इसमें देखो x एक्सिस पे देखते हैं ना, देखो यहाँ पे हम बड़ा करके ऐसे दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो जानते हो x होता है x डैश y y डैश, तो आप ऐसे देखेंगे। यहाँ पे देखो कि x एक्सिस को एक बार कट किया, दूसरा बार कट किया, तीसरा बार कट किया, तो x एक्सिस को कितना बार कट किया? 3 बार। इट मींस यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा, यहाँ पूछ रहा है px, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, कहता है बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक है। चलिए देखते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक है। ऑप्शन दिया है आपका -√15, -√15, 3√5, -3√5, +√15, -√15, डी में है -3√5, -3√5। तो देखो एक्स स्क्वायर और -15 हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस हम √15 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आप स्क्वायर करते हैं तो हट सकता है। अब देखो आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। फटाक से इस पे लिख दो, ए का वैल्यू x, तो x माइनस क्या हो जाएगा, या x प्लस √15, इधर होगा आपका x माइनस √15। अब क्या करना है, x प्लस √15 इज इक्वल टू 0 अलग कर दो, x माइनस √15 इज इक्वल टू 0 अलग कर दो, x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो -√15 और ये इधर जाएगा तो +√15। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी है, जो एक माइनस है एक प्लस है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आई बात। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बारीकी से समझते जाएंगे। कहता है द्विघात बहुपद, देखिए आपको दिख रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, आप याद करो जो क्वाड्रेटिक के इक्वेशन है इसमें, तो ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c इस फॉर्मूला पे होता है। अब तुम लोग बताओ कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो a की जगह क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। b की जगह पे क्या है, तो देखोगे 7 है, b की जगह पे क्या है, देख रहे हैं ना 7 bx और यहाँ 7x, तो b की जगह 7 और c इज इक्वल टू क्या है 2। कहता है शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, आपको सबको पता है c/a। देखो तो c का वैल्यू क्या है 2 और a का वैल्यू 1, तो 2/1 इट मींस 2, यानी ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलिए बिना ऑप्शन पढ़े ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट 2 हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके लिए हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक होता है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा मिलता है संगत, तो इसमें क्या होता है कि अद्वितीय हल होता है, ये अद्वितीय हल पूरा हो जाएगा ना। और इसमें जो है आपका ना यहाँ पे जो a1/b2 नॉट इज इक्वल टू a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1/a2 जो है सो वो b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और एक देख लीजिए जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो इसमें आपका हो जाता है, क्या होता है, इसमें आपका होता है पैरेलल, यानी कोई हल नहीं होगा, पैरेलल हो जाता है लाइन। ठीक है, समानांतर कह सकते हैं उसको। और एक होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, लेकिन और इज इक्वल टू c1/c2 भी होगा। 3 कंडीशन है ना, तो इसमें जो है ना अनेक हल होता है, इसमें अनेक हल होगा और इसमें अद्वितीय होगा, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन की रैखिक समीकरण युग में a जो a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कहता है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ये देखिए तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। इसमें अद्वितीय हल है, इसमें समानांतर होगा और इसमें अनेक हल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट ये समझ में आया। अब इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन आप देख रहे होगे, इसके बाद 10 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ठीक है, उसका मैं बता देता हूँ। इसके बाद 9 कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को, क्योंकि इसी से रिलेटेड है 10 क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं असंगत। देखो ये होता है संगत और ये होता है असंगत, जो पैरेलल है वो असंगत और ये होता है संगत। तो बताइए, कहता है कि जो असंगत है वो क्या होगा, तो जो असंगत है वो समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा, पैरेलल होगा। ये देखो ये समानांतर हो जाएगा। अब हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताते हैं, क्योंकि 8 और 10 ये दोनों रिलेटेड। सारी बात समझ में। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ओके, यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। ध्यान देना, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 14, और दूसरा में है x माइनस वाई। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 4। तो देखो पूछता है कि x और y का वैल्यू क्या है, 4 5 होगा, 9 4 होगा, 9 5 होगा, 6 4 होगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत आसान है जी। अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो हमको सेपरेट करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसको हम ऐसे ही काट देंगे। देखो इसको जो है प्लस माइनस काट दीजिए, खत्म। ये बचा 2x इज इक्वल टू 14 और कितना होगा 18। 2 9 जाकर पुट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड। क्या है y माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे तुम क्या करो, कुछ मत करो, x का वैल्यू 9 पुट करो और y यहाँ पे है माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इधर 9 गया तो इधर माइनस में आ जाएगा, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 9 जाएगा तो -5, है ना, और ये कट गया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5। देखो तो है किसी में, ये देखो ऑप्शन सी, इसलिए निकाल लेना है। ऑप्शन सी में कहता है x का वैल्यू, हम जानते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पे 9 और 5 दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ था, लेकिन y का वैल्यू निकालो 4 आएगा कि 5 आएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए 9 और 5 पहले x का वैल्यू, फिर y जो है सो फिर दोबारा है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, नाउ चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कहता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस पे आएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे देखोगे फट से देख लेते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो देखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। ये कट जाएगा दोनों साइड, तो नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी में चलते हैं। कहता है एक्स प्लस,
यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये भी कट जाएगा, ये 5x है ना, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x और माइनस 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया और ये एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, ये तो कट सकता है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर और ये -1 है और इधर आएगा +1 है, इधर 3 जो माइनस में है +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर और +4 इज इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस, तो यहाँ पे माइनस बी का लगा सकते हो तुम, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो 2 जा 4 कर दो और माइनस 2ab तो 2 जा 4 यानी 4x। यहाँ देखो क्या होगा, ये देख रहे हो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर हुआ ही नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? देखो इसके बाद हम देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, देखो किसी क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, किसी में ज्यादा टाइम लग सकता है, एवरेज मिला जुला कर आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो द्विघात समीकरण कहता है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें देखो इसमें कहता है कि वास्तविक एवं असमान हो, वास्तविक है और असमान हो, तो आप d बराबर 0 अगर देखोगे तो ये तो असमान नहीं है, समान है और वास्तविक है, मतलब अगर d का वैल्यू देखो, अगर d का वैल्यू, ठीक है, 0 यानी d का वैल्यू छोटा है, तो ये तो भाई क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जिसमें d का वैल्यू बड़ा हो 0 से, तो d का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, ठीक है, d का वैल्यू d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये वास्तविक एवं असमान, यानी वास्तविक और असमान, तो उसमें d जो है, अगर d का वैल्यू बड़ा होता है 0 से, अरे समझ में, अगर d का वैल्यू बड़ा है 0 से, यहाँ देखो ये नंबर सी, तो इसमें क्या हो जाता है आपका, वास्तविक होगा एवं असमान होगा। असमान मतलब 0 के बराबर नहीं, यहाँ भी देख रहे हो कि d, तो d से देखो 0 बड़ा है लेकिन इज इक्वल टू भी है ना, और यहाँ देखोगे d इज इक्वल टू 0, ये तो वास्तविक और असमान नहीं है, ठीक है, असमान भी चाहिए, तो असमान भी है, इक्वल नहीं है, और जो वास्तविक है मतलब d का वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट कहता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0 का कहता है विविक्तर d होगा, यानी ये सब जो भी बच्चा पढ़ा होगा उसको याद होगा, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको देखते ही आप मार देंगे d स्क्वायर इज इक्वल टू d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नाउ 14 है, चलते हैं 14 क्वेश्चन नंबर 2। यदि विविक्तर d, देखो यहाँ पे अभी आपने देखा d क्या है, d इज लेस देन, इसको क्या बोलते हैं, d इज लेस देन 0, अगर d का वैल्यू 0 से छोटा है तब क्या होगा, देखो छोटा और बड़ा अगर है तो मानकर चलो वो समान तो होगा नहीं, तो कहता है कि काल्पनिक है, या वास्तविक और समान, तो वास्तविक और समान तो हो नहीं सकता क्योंकि d का वैल्यू छोटा है 0 से, वास्तविक और असमान, वास्तविक तो हो नहीं सकता क्योंकि d का वैल्यू 0 से छोटा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर d का वैल्यू जो है ना, ये 0 से छोटा है, ठीक है, यानी d का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब 0 d से बड़ा है, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में होता है काल्पनिक और असमान। तो देखो अगर काल्पनिक है लेकिन असमान यहाँ पे है ही नहीं, तो अगर ऑप्शन में काल्पनिक और असमान देता तो उसको टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया है तो ऑप्शन मेरा जाएगा डी पे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे असमान, काल्पनिक भी और असमान भी, ठीक है, तब यहाँ पे ऑप्शन डी जाता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 15, इनमें से कौन एक एपी है। हम क्या कर रहे हैं कि 15 का क्वेश्चन आपको डालेंगे, है ना, क्योंकि एक ही बार लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए आपको देखेंगे और ये रेगुलर आपको मिलेगा, ठीक है, आप देखेंगे, ध्यान देंगे, है ना, हर सेट आपको मिलेगा। कहता है निम्न में से कौन एपी है, एपी जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो एपी यानी जो हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं, देखो तो यहाँ पे यहीं से देख लो कि 4 के बाद 2 है और 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16, आप गैपिंग देखिए बीच में, आप डिफरेंस देखिए, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 8 आ गया, तो गैपिंग कितना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 है, फिर -1 हो गया, फिर -3 हो गया, मतलब 2, और इसके बाद फिर -5 हो गया, ये भी आगे चल रहा है। यहाँ पे देखोगे 2, इसके बाद माइनस, ये देखो -2 से +2 आया है, ठीक है, -2 से +2 हुआ, फिर -2 हो गया, लो, और फिर +2 हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। और यहाँ पे देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, यानी 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो जो एपी है मतलब एक क्रम जो है, डिफरेंस जो है सो कॉमन चल रहा है, पूछता है इनमें एपी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना, इसमें देखते हो निम्न में से एपी कौन है, देखेंगे 2 है, 4 है, 8 है, 16, आप जानते हो कि 2 4 8 और 16, ध्यान देना, ए का वैल्यू 2 हो गया, डी का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें से घटा के देखेंगे 4 - 2 इज इक्वल टू 2, फिर डी का वैल्यू इसमें से इसको घटा के देखो 8 - 4 इज इक्वल टू 4, तो क्या एपी है ये, नहीं, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ, इसको हटाइए। नेक्स्ट जो 2 नंबर है, 1 है, -1 है, -3 है और 5 -5 है, देखेंगे a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू क्या हो गया, तो -1 में हम -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या होगा, -3 में माइनस करना है -1 को, यानी -3 -2, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, ये भी नहीं हुआ, है ना, इसको भी हटाते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस अगर आपका इक्वल आ गया तो समझो ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं -2 2 और -2 और 2, ये देखो, तो इसमें से जैसे a इज इक्वल टू -2 है, अब इसमें से घटाएंगे, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और घटाना है -2 को, देखो -2 है वो -2 लिखा है और जो माइनस करना है उसके लिए है, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 2 4, फिर अगला डी निकालते हैं, अब इसको इससे घटाते हैं तो -2 तो ऑलरेडी पहले से है, और इसको माइनस करेंगे क्या 2 को, तो -2 -2 -4
4 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे, अब यहीं जब नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट में एक ऑप्शन बचा है 1, 3, 9 और 27, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे a इज इक्वल टू 1 दिया है, अब d इज इक्वल टू निकालेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और d इज इक्वल टू यहाँ पे 9, तो 9 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और ये क्या मिल रहा है, इनमें से AP है कोई, प्लस का अंतर हो, तो देख रहे हैं कि इसमें किसी का भी जो है सो मतलब डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है, दैट इज ये AP है ही नहीं, मतलब ऑप्शन में ये दे दिया है, इसको ऑप्शन को चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नाउ ओके, थैंक यू।